हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सब लोग? लॉकडाउन में अच्छे से रहें, सेफ रहें। तब तक हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रखा है, मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है और कुछ ही दिनों में हम साइंस की भी स्टार्ट करेंगे। साइंस में जो 10th में जो आपका साइंस का चैप्टर का जो फिजिक्स का पोर्शन है वो मैं खुद ही लूँगा। और जो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के तीनों के अलग अलग फैकल्टी हैं। जो केमिस्ट्री के हैं वो भी ISM धनबाद के ही फैकल्टी लेंगे, आपके 10th क्लास की भी। और आपके बायो के भी वो अच्छे फैकल्टी हैं, वो भी आपके अलग अलग, मतलब तीनों साइंस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के तीनों जो सब्जेक्ट है वो हमारे अलग अलग फैकल्टी लेंगे। तो हम जल्द से जल्द कोशिश में हैं कि हम आपको 2-3 दिनों के अंदर ही, मैं अपना फिजिक्स का जो टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो जल्द से जल्द हम स्टार्ट करेंगे। तब तक हम 12 की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। 12 के हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रखा है। लगभग मेरे 2-3 क्लास में मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा। उसका जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट होता है, हम एक क्या करेंगे कि हम पैरेलल चलाएंगे। हम 12 क्लास भी चलाएंगे और 11th और 10th की भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। 11th की भी मेरी जो फिजिक्स पोर्शन है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कुछ ही दिनों में। तब तक आप क्या कीजिए, जो जो आपको मिल रहे हैं नोट्स, आप क्या जो जो आपको नोट्स मिल रहे हैं, जो जो आपको लेक्चर मिल रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके ध्यान से देखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जो कि है विक्रमादित्य क्लासेस। उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी फैकल्टी काफ़ी मेहनत कर रही है और हमारी फैकल्टी काफ़ी कोशिश में, जितने भी फैकल्टी फंसे हुए हैं ISM धनबाद के, जितने भी फैकल्टी आपके हैं केमिस्ट्री के और मैथ्स के फैकल्टी, वो फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण। वो जल्द से जल्द काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी अवेलेबिलिटी लाए, बोर्ड की और मार्कर की अवेलेबिलिटी बनाए, ताकि वो आपको ऑनलाइन क्लासेस दे सके। इसलिए अच्छे से देखें वीडियो को, ताकि आपको लॉकडाउन में आपको कोई पढ़ाई में जो भी आपका सिलेबस हो वो लैग डाउन ना हो। ठीक है, आप कहीं पे भी आप लैग ना करो। इसके साथ साथ आप IIT मेडिकल की भी तैयारी, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप पढ़ते जाइए, फॉर्मूले का अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में शॉर्ट नोट बनाने के तरीके भी बताऊंगा कि कैसे, जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को कैसे आप पूरे एक A4 शीट में पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कैसे कंप्लीट करेंगे, मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो आपको जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शॉर्ट नोट्स जब लास्ट एग्जाम आता है, आपका 1-2 दिन एग्जाम के बचते हैं, तो आप पॉसिबल है क्या एक मोटी सी बुक लेके, और फिजिक्स की आप जब देखोगे तो फिजिक्स 11-12 जब आप खोलोगे तो देखोगे 3-4 कॉपी भर गए। तो पॉसिबल तो है नहीं 2 दिन पहले कि आप पूरी रिवीजन कर लो। तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, फॉर्मूले की कॉपी बनाएं, फॉर्मूले पूरी तरीके से, फॉर्मूले जरूरी है। फॉर्मूले अगर रट लिए, फॉर्मूले रट जाइए, ताकि उससे क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई किए तो वो कर लिए। तो शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ तरीके भी बताऊंगा, जैसे हम लोगों ने प्रिपरेशन किया था, आपको कैसे प्रिपेयर किया था कि कैसे फॉर्मूले लिखने हैं, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो तब तक आप हमारी वीडियो लेक्चर को देखते रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ रहे थे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट कर रखा था, ठीक है। अब मेरा अगला टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगला टॉपिक ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था तो क्या देखा था कि एक सोर्स लिया था, एक टारगेट चार्ज लिया था, ठीक है। तो सोर्स और टारगेट चार्ज क्या जनरेट करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता था। क्या करता था, जब क्या लिया था मैंने, पहले स्टार्ट से याद करो, आप रिवीजन करते जाओ, सारे चीज मैं रिवीजन कराते जाऊंगा। तो जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमने एक सोर्स चार्ज लिया था और एक टारगेट चार्ज लिया था, और दोनों क्या कर रहा था, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो रहा था, सोर्स चार्ज जो था वो क्या कर रहा था, टारगेट चार्ज को डिस्प्लेस कर रहा था। मतलब क्या कर रहा था, वो डिस्प्लेस कर रहा था उसको। तो डिस्प्लेस करने का मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ एनर्जी लगा रहा था, एनर्जी लगा रहा था, तभी तो जाके वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेस कर रहा था, मतलब कहीं ना कहीं वो मूव कर रहा था, कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा था, तभी तो बढ़ रहा था, कुछ एनर्जी लग रहा था तभी तो। और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एक सोर्स चार्ज लिया था और एक वो लिया था, तो क्या कहते हैं, एनर्जी की कितना एनर्जी किसी चार्ज को मूव कराने में लगता है, उसको हम क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे आपने जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था तो मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये आपको बताया था मैंने, डिराइव करके भी ये चीज बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है, डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, माइनस डेल बाई यू, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने देखा था, इसको हम प्रूव भी करके दिखाएंगे आपको यहाँ पे कि कैसे। मैंने ये आपको बताया था ना कि पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्व करता था, मैंने किससे कंपेयर किया था, पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से किया था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कहा था मैंने, पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहा था कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। इसी तरह मैं शो करूंगा आपको कि पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है। ये मैं डिराइव करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा होता था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमने देखा कि W क्या होता है, आपका वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी दो चार्ज को, ये चार्ज है, अगर इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं dr से, तो क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं ये सेक्शन A है, ये B है, तो A से B तक डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया इज इक्वल टू माइनस डेल बाई यू। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहां तक आप देखो, नोट करो। ठीक है, हमने यहां तक देख लिया। अब हम क्या बोला मैंने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इसमें भी हम डिराइव करके दिखाएंगे कि इसमें भी एनर्जी कंजर्व होता है, सिमिलरली कैसा, पोटेंशियल एनर्जी की तरह। ठीक है, तो हम देखते हैं एक चार्ज है, एक चार्ज है Q1 पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज है Q2। ठीक है, एक चार्ज क्या है Q1 और एक चार्ज है Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। क्या है डिस्टेंस दोनों के बीच का, R है। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि लेट कर लीजिए, लेट Q1 इज ग्रेटर देन Q2, क्या है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। और दोनों चार्ज आपका पॉजिटिव है, दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज कैन रेपल ईच अदर। तो क्या करेगा, रेपल करेगा, मतलब ये क्या करेगा, इधर की साइड मूव करेगा। तो यहां पे आप देखिए Q1 और Q2 ये दोनों चार्जेस है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे तो एक के ऊपर एक एनर्जी लगाएगा। तो अगर मान लीजिए कि Q1 आपका ग्रेटर है Q2 से, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। मान लेते हैं कि यहां पे ये डिस्प्लेस करके ले गया, Q2 यहां पे डिस्प्लेस करके ले गया। तो इसका डिस्टेंस मान लेते हैं, मैंने इसका डिस्टेंस माना R1 और इसका डिस्टेंस मैं मान लेता हूं R2। ठीक है, इसका मैंने R1 और इसका डिस्टेंस मतलब बिफोर डिस्प्लेसमेंट ये और आफ्टर डिस्प्लेसमेंट R2। ठीक है, तो अब देखिए अब ये चार्ज जब मूव कर रहा है तो हम मानते हैं एक एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं। मान लीजिए कि इस चार्ज के अंदर पार्टिकल होगा, तो हम एक पार्टिकल ले लेते हैं, एक पार्टिकल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये पार्टिकल है चार्ज का, इसका डिस्टेंस मैं ले लेता हूं R। ठीक है, मुझे ये फाइंड करना, वर्क फाइंड करना, तो मैं क्या करता हूं, एक पार्टिकल ले लेता हूं। ठीक है, पार्टिकल, एक पार्टिकल ले लिया। ठीक है, तो मैंने देखा, मैंने वहां पे कैलकुलेट किया आपका मैंने यहां पे वर्क कैलकुलेट किया। कितना कैलकुलेट किया था, A से B F डॉट दिया, किया था मैंने कैलकुलेट। ठीक है, तो ये बताइए कि फोर्स आपका क्या होगा,
फोर्स मैंने निकाला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डेफिनेशन क्या निकाला था, K1 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स का मैंने क्या निकाला था, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर निकाला था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद है आपको, स्टार्टिंग में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ, कूलम्ब से पढ़ाया था मैंने, कूलम्ब से पढ़ा था। तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप पुट करो, वर्क इज इक्वल टू, और ये बताइए लिमिट कहां से है, लिमिट कहां से है, R1 से R2, ठीक है। तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। आपका इसको कैलकुलेट करो, K Q1 कांस्टेंट है, Q1 Q2, ठीक है। आपका लिमिट R1 R2 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करो, K Q1 Q2 माइनस हो जाएगा, तो 1 R2 माइनस प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, तो इधर माइनस चला गया, तो 1 बाई आर, तो कितना हो जाएगा, R2 बाई R1, ठीक है। ये हो गया आपका, हो गया ना आपका। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो, W इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, माइनस K Q1 Q2 बाई 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो वर्क मेरा क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 बाई R1 माइनस माइनस को अंदर ले गए, K Q1 Q2 बाई R2, ठीक है। यहां पे हो गया आपका। अब ये बताइए K Q1 Q2 बाई R1 ये किसके लिए मैंने निकाला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, K Q1 Q2 बाई R1 होता है आपका। तो आप हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू K Q1 Q2 को बाई U1 माइनस U2, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि डेल U, ठीक है। और ये डेल U क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, डेल U क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। और यहां पे U1 क्या है, इनिशियल है, ये क्या है, फाइनल है, तो फाइनल क्या करेंगे, माइनस U2 माइनस U1, हो गया। U2 मेरा फाइनल है, U1 क्या है, इनिशियल है, तो क्या हो गया, माइनस डेल U, ये मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी निकला यहां पे कि इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल निकल गया आपका। मैंने प्रूव कर दिया कि यहां भी कंजर्वेशन हो रहा, ठीक है। अब मैंने देखते हैं, अब हम देखते हैं, इसको रहने देते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किसी मास को यहां से यहां ले गए, तो एक किसी ना किसी पॉइंट को एक रेफरेंस पॉइंट लिए कि नहीं लिए ना हमने, तो इसको हमने एक रेफरेंस लिया। जब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला तो mgh लिखते थे, तो h कहां से लेते थे, इनिशियल पॉइंट से लेते थे, तो इनिशियल पॉइंट से लेते थे मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट से लेते थे। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ी है कि नहीं पड़ती है, तभी तो हम लेंगे कि कहीं से ले लेंगे। अरे हमें बता देगा कि हमें वहां से ले लेना है डिस्टेंस, कहां से लेना है, अरे कहां से लेना है, कोई बोल दिया कि हमें वहां से लेना है डिस्टेंस, अरे कहां से लेना, आप बता दो, दिल्ली से लेना, मुंबई से लेना, बिहार पटना से लेना, कहां से लेना है डिस्टेंस, आखिर वो रेफरेंस पॉइंट बताएगा तभी तो जाके आप फाइंड करोगे। तो यहां पे एक रेफरेंस होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं उसी चीज को कंपेयर करते हैं कि अगर ये चार्ज आपका डिस्प्लेस कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये कहीं भी डिस्प्लेस कर सकता है, कहीं भी डिस्प्लेस कर सकता है, इनफिनाइट डिस्टेंस पे भी डिस्प्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है ना
इनफिनाइट डिस्टेंस पे कहीं भी डिस्प्लेस कर सकता है। हमको तो इसका मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चार्ज को कहां तक ले जाके डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो हम लेते हैं कि इनफिनाइट इज द रेफरेंस पॉइंट। इनफिनाइट क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। यहां पे मेरा ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट। ये चार्ज कहां तक जा सकता है? जहां तक इनफिनाइट तक जा सकता है। जब तक उसका मैग्नीट्यूड इसका इफेक्ट कम ना हो तब तक जा सकता है, जा सकता है। तो मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो मेरा W इज इक्वल टू R2 क्या हो जाएगा? R2 क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। तो KQ1 Q2 बाई R1 माइनस KQ1 Q2 बाई इंफिनिटी। तो इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो कितना हो जाएगा? एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो हो जाएगा KQ1 Q2 बाई, ये फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, हो गया आपका। ठीक है, और मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने क्या निकाला था? KQ बाई R, और यहां पे मेरा क्या हो गया? KQ1 बाई Q2। मतलब जब तक दो चार्ज नहीं होगा तब तक एनर्जी हम फाइंड नहीं कर सकते। तो यहां पे मेरा KQ1 Q2 बाई। और एक चीज और याद रखें, ये जो होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी होता है जिसका हम सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करते हैं। सिंपल क्या करते हैं? अलजेब्रिक एडिशन। अब वेक्टर आता तो वेक्टर एडिशन करते हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखो, मैंने यहां डिराइव कर दिया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, और इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे किसके तरफ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर गिवन है, इसका कॉर्नर पे आपका 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -3, ठीक है, 4, ठीक है, 1 मीटर। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि 1, इसको हम मानते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मानते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, मैंने ये कर लिया। अब हम देखते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो चार्ज है, ये दोनों 1 माइक्रो और 2, ये क्या कर रहा है? एक चार्ज है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा रहा है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लगा रहा है। तो W12 कितना लगा रहा है? K1 इंटू 2 भाई, डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, 1। ठीक है, तो मान लेते हैं 2K, और इसको माइक्रो को ले लेते हैं -10⁶ कूलम। देखो 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले लो K इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई 1। तो कितना हो गया? 2K 10⁻⁻6, सॉरी 12, पहला निकल गया आपका। फिर W24, ये दोनों के बीच में होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो K इंटू 2 इंटू
10 to power minus 6 into 3 into 10 to power minus 6, सॉरी माइनस बाई 1, तो कितना हो गया माइनस 6k इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ठीक है। W 3 4 के बीच में, ये दोनों के बीच में भी होगा, तो k इंटू माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, कितना हो जाएगा माइनस 12k इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ठीक है। W 4 1 कितना हो जाएगा k इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 4k इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ठीक है। ये मैंने चारों साइड के लिए निकाल लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे ये बताइए कि ये दोनों जो है, ये दोनों भी तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करेगा ना, और ये दोनों भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करेगा ना, तो आपका ये करो W42 इज इक्वल टू k इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 बाई कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 1 है तो 1 हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा √2, तो √2 W कितना हो जाएगा, W ये भी हो जाएगा 113 इज इक्वल टू k 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 बाई √2, ये हो गया। अब आपको क्या है, ये स्केलर है, तो स्केलर है तो आप सिंपली एडिशन कर दो 1 2 प्लस W24 प्लस W34 प्लस W41 प्लस W42 प्लस W, सिंपली इसको ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको सिंपली आप ऐड कर दो, ठीक है। क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो चार्ज कहीं भी दिखा वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लगा दो, फार्मूला k q1 q2 बाई r, और सिंपली उसको क्या करो, स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या करो, सिंपली अलजेब्रिक एडिशन कर दो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। यहां तक आया समझ में। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इंडिकेट करते हैं क्लोज इंटीग्रल, इंटीग्रेशन का साइन बनाइए, उसके ऊपर सर्किल बनाइए, और फाई से भी आप इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये चीज करते हैं। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फेनोमिनल है, ठीक है, एक फेनोमिनन है जो हर चीज में पाया जाता है, हर चीज में पाया जाता है। कि मान लीजिए कि एक नल हो गया, आपने नल देखा होगा, टैप देखा होगा, उसमें से पानी गिर रहा, मतलब कि ये नल है, ये मान लीजिए कि ये आपका नल है, ये आपका नल है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से आपका पानी गिर रहा होगा, तो ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, तो मेरा क्या कर रहा है, इस एरिया से पानी गिर रहा, इस एरिया से पानी गिर रहा, तो इस पानी को हम क्या कहेंगे, वाटर फ्लक्स। इस एरिया से कितना पानी गिर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, वाटर फ्लक्स, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए कि एक क्लोज्ड रूम है, ठीक है, क्लोज्ड एरिया है, यहां से हवा पास कर रहा है, एयर पास कर रहा है, एयर पास कर रहा है, तो इस एरिया से जितना एयर पास होगा उसको हम कहेंगे एयर फ्लक्स। एयर फ्लक्स है मतलब इस एरिया से जितना वाटर पास करेगा वाटर फ्लक्स, इस एरिया से जितना पास करेगा एयर फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि एक एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आया।
कि किसी एरिया से, किसी सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्रॉस कर रहा है किसी एरिया में, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि पानी, इस एरिया में कितना पानी जा रहा है उसको वाटर फ्लक्स, इस एरिया में कितना एयर जा रहा है एयर फ्लक्स, इस एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, क्रॉस कर रहा है इस एरिया को, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, समझ में आया यहां तक? ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया कि किसी एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखना तो लिख लो। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग द सरफेस। किसी सरफेस में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया गया कि क्रॉस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। क्या डिनोट किया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो आपको याद है कि जब डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड करते थे तो क्या करते थे? ई डॉट ए हम जब लिखते थे तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते थे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू कॉस थीटा लिखते थे। और थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। ठीक है आपका, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये मान लीजिए कि ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस पे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है तो यहां पे एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 90 डिग्री पे है। चलिए हम देखेंगे, डायरेक्शन के बारे में बाद में देखेंगे। तो अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एट 90 डिग्री है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? E। ठीक है, यहां तक आया समझ में? ठीक है, अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड्स का देख लिया, ये मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने देखा फॉर्मूला E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हम देखते हैं कि ए वेक्टर क्या होता है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं ए वेक्टर कैसे लेते हैं, ए वेक्टर के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक टेबल ले लो, एक टेबल मैंने ले लिया। ठीक है, एक टेबल ले लिया, इसका 4 पाई। ठीक है, ठीक है, इस पे मैंने एक सरफेस ले लिया, एक सरफेस ले लिया, उसका है ए और बी। क्या किया? मैंने एक सरफेस ले लिया। ठीक है, मैंने एक सरफेस ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप देखो, इसका मेरा, इसका मैंने एक्सिस ले लिया एक्स एक्सिस, इसका मैंने ले लिया एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम एरिया का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो क्या होगा? ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया, एरिया सेलेक्ट किया। ठीक है, और मैंने क्या किया? इसके थ्रू, मैंने इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस किया, इसके थ्रू मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस किया। तो इस एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा उसी को हम क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे।
ठीक है, तो एरिया मेरा क्या निकल गया, ए इंटू बी निकल गया आपका। ठीक है, तो एरिया जो मैंने फाइंड किया किस प्लेन पे, ये जो आपका सरफेस है वो किस पे है, एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ, एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ। तो ये एरिया किस पे रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ है, रखा हुआ तो एक्स वाई प्लेन है ना। मान लीजिए कि ये एक्स है ये वाई है, तो सरफेस यहां रखा हुआ, तो किस प्लेन पे रखा हुआ, एक्स वाई प्लेन पे, यहां पे जेड होता है, एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ। तो एरिया अगर वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा, एरिया अगर आपका वेक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा। अब हम देखते हैं एरिया का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो सरफेस रखा हुआ है वो किस में, एक्स प्लेन पे भी रखा हुआ, वाई प्लेन पे भी रखा हुआ, वाई एक्सिस की तरफ भी है और एक्स एक्सिस की तरफ है ना। तो डायरेक्शन आपका जो एरिया का होगा एक्स में भी है वाई में भी है, तो मतलब क्या, इसका डायरेक्शन ना तो एक्स में होगा ना तो वाई में होगा, इसके अलावा कुछ होगा। अगर मान लो हम एक्स में दे दिए इसका डायरेक्शन तो वाई बुरा मान जाएगा ना, अगर वाई को दे दिए तो एक्स मान जाएगा, तो मेरा कुछ ना कुछ इससे अपोजिट होगा। तो जब साइंटिस्ट ने देखा तो इसका जो प्लेन होगा ये दोनों के अपोजिट होगा, ये दोनों के, ये जो प्लेन है ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जो भी प्लेन में आपका सरफेस रखा हुआ उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा वही आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो यहां पे एरिया वेक्टर डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर एरिया वेक्टर यहां पे एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई प्लेन में अगर सरफेस रखा हुआ है तो इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा है, जेड है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब यह है कि हमेशा अगर एरिया आपका एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर को हम जेड एक्सिस में लेंगे। ठीक है, अगर एरिया आपका वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, सरफेस को ये रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर हम एक्स एक्सिस में लेंगे। ठीक है, अगर एरिया आपका एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है तो इसका मतलब एरिया वेक्टर हम वाई एक्सिस में लेंगे। ये चीज याद रखना। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब यहां पे एरिया वेक्टर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। तो अब मेरा एरिया वेक्टर ऊपर साइड भी हो सकता है परपेंडिकुलर, नीचे साइड भी परपेंडिकुलर होता है, नीचे साइड भी हो सकता है मेरा, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। तो किसको हम पॉजिटिव लेंगे, किसको, तो एक अगर ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो हम लेंगे डायरेक्शन। तो याद रखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम एरिया वेक्टर, इफ एरिया वेक्टर इज फ्रॉम outer surface then A vector is positive। एरिया वेक्टर अगर सरफेस के बाहरी पोर्शन से है तो क्या लेंगे हम, एरिया वेक्टर को पॉजिटिव लेंगे। और दूसरा आप ये नोट करो, इफ ए वेक्टर इज फ्रॉम इनर सरफेस then A vector is नेगेटिव। अंदर की सरफेस से होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पे बाहर की सरफेस है तो ये पॉजिटिव और इधर अंदर की तरफ तो ये नेगेटिव। आया समझ में कि बाहर की सरफेस, एक और डायग्राम से बताता हूं मैं।
ठीक है, एक मैं क्यूब लेता हूं, ठीक है, क्यूब ले लेता हूं मैं, ये आपका क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। अब मुझे एरिया वेक्टर लेना, तो यहां पे एक परपेंडिकुलर इस सरफेस क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर होगा, तो ये क्या आउटर सरफेस है, तो आउटर सरफेस पे क्या होगा, ए वेक्टर पॉजिटिव, ये भी आउटर सरफेस पे ए वेक्टर क्या होगा पॉजिटिव। ये अगर नीचे से हम लेंगे, नीचे से हम ले रहे हैं तो ए वेक्टर पॉजिटिव, इधर से ये वाले सरफेस हम देख रहे हैं, ये वाले सरफेस, तो हम क्या लेंगे, ए वेक्टर पॉजिटिव, ठीक है, ये हुआ आपका, ठीक है। पीछे से हम लेंगे तो ए वेक्टर पॉजिटिव। अगर हम अंदर ले लेते हैं, अंदर की तरफ, ये सरफेस का अंदर ले लेते हैं तो क्या ए नेगेटिव, इसके अंदर ले लेते हैं तो क्या होगा माइनस ए नेगेटिव। आए समझ कैसे किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है, आ गया समझना आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और केस देखते हैं, दो केसेस देखते हैं। मान लेते हैं केस वन है, केस वन है, तो एक आपका सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है, एक आपका सरफेस है, एक आपका ये सरफेस है, ठीक है। इसका मैं ये मानता हूं ए, इसका मान लेता हूं बी, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा ए, परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये बी है, ठीक है। केस वन लेता हूं, ठीक। इफ सरफेस इज inclined बाय अल्फा, सरफेस को क्या किया मैंने, इंक्लाइन कर दिया, मतलब मान लो कि ये सरफेस हो गया आपका, तो ये आपका सरफेस हो गया, तो यहां से मैंने क्या किया, इसको अल्फा से इंक्लाइन कर दिया, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो अगर इफ सरफेस इज इंक्लाइंड बाय एंगल ए, देन एरिया वेक्टर will also be inclined by angle अल्फा। तो मतलब एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए मेरा क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इस सरफेस के लिए मैंने माना, इससे ब्लैक से माना, ठीक है, इसके लिए तो ये कितना हो जाएगा अल्फा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा, ई ए कॉस अल्फा, ठीक है। तो एरिया हम लिखते हैं, एरिया कितना है, ए इंटू बी, एरिया क्या है, एरिया क्या है, ए इंटू बी कॉस अल्फा, ठीक। और एक चीज और देखो आप, यहां पे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब मेरा इधर से क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, तो क्या वो किसी ए पे इफेक्ट कर रहा है क्या, ए पे इफेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। यहां पे किस पे इफेक्ट कर रहा है, बी पे। अगर इस चीज को, इस सरफेस को अगर हम ऐसे लाते हैं तो क्या कर रहा है, ये जो विड्थ है आपका यही तो चेंज कर रहा है, ये तो नहीं चेंज कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई ए ई बी कॉस अल्फा डॉट ए, मतलब क्या है, ज्यादा अफेक्टेड एरिया कौन सा है, बी से ज्यादा अफेक्ट हो रहा है आपका, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और केसेस देखते हैं, एक और केस देखते हैं, एक और केस देखते हैं। इसका डायग्राम हमने एक ले लिया, ठीक है, ये केस 2। इफ सरफेस इज रोटेटेड बाय अल्फा, मैंने क्या किया, सरफेस को मैंने रोटेट कर दिया,
मैंने अल्फा से सरफेस को क्या किया, मतलब मान लो ये सरफेस है आपका, ये सरफेस रखा हुआ बोर्ड पे, इसको मैंने क्या किया, रोटेट कर दिया। अल्फा एंगल से मैंने इसको क्या किया, रोटेट कर दिया। तो क्या होगा आपका, इसका मेरा एरिया वेक्टर तो ये रहा, ठीक है, ये मेरा एरिया वेक्टर रहा। मान लेते हैं कि ये आपका थिकनेस, ये कितना था, ये मैंने माना बी, ये मैं मानता हूँ बी, ठीक है, ये मैंने माना ए, ये मैंने माना ए, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको रोटेट किया, किससे, अल्फा से। तो ये क्या होगा, ये जो एरिया वेक्टर होगा ये भी क्या होगा, अल्फा से रोटेट करेगा। तो फ्लक्स आप लिखोगे ई ए कॉस अल्फा, तो एरिया क्या होगा, ई ए इंटू बी कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए तो आपका कांस्टेंट है, ए तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, वेग तो आपका कांस्टेंट है, आपका किस पे वेरी कर रहा, आपका बी वेरी कर रहा, वी वेरी कर रहा। तो आपका क्या हो जाएगा, ई ए बी कॉस अल्फा। यहाँ पे ये वेरी कर रहा है आपका, जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो क्या वेरी कर रहा है, ये आपका, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक था आपका। अब समझ गए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप एंड दिस एंड surface is placed on xz plane। और मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है कि सरफेस किस पे, एक्जेक्ट पे, और एरिया आपका दिया हुआ है कितना, 10, ठीक है, एरिया आपका 10 दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस पे, सरफेस पे ट्रांसफर, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले पॉइंट आउट कीजिए किस पे प्लेन पे कर रहा है, एक्स जेड प्लेन पे, मतलब ये मानिए ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो मतलब सरफेस कहाँ है, एक्स जेड प्लेन पे, इस प्लेन पे मेरा सरफेस है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, एरिया का किस प्लेन पे होगा, किस एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे, मतलब कि ए वेक्टर किस पे होगा, वाई एक्सिस में। तो ए वेक्टर अगर हमको लिखना होगा तो 10, और यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, एक चीज और देख लो उससे पहले, अगर मान लो यूनिट वेक्टर लिखना है तो ए वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड लिखते थे। तो अगर ए वेक्टर लिखना है तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर लिखते थे। तो इसी तरह, ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे इसके लिखो, ए वेक्टर अगर लिखना होगा, ठीक है, तो आपका मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड दिया हुआ 10 दिया हुआ, और आपका क्या लिखना है, डायरेक्शन लिखना है। तो डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप, हो गया। अब आपको फ्लक्स निकालना है, तो ई डॉट ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप इंटू एरिया वेक्टर कितना हो गया, 10j, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया, ये तो आई तो है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, 10 3 30 जूल आपका एनर्जी। सिंपल है। आपको क्या देखना पहले कि सरफेस किस प्लेन में रखा हुआ, सरफेस पता चल गया कि आपको किस प्लेन में, तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, उसमें एरिया वेक्टर आपको लगा देना, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका हुआ। अब हम देखते हैं इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 1-2 एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हम 1-2 एप्लीकेशन देखते हैं। ये हो गया आपका, एक एप्लीकेशन देखेंगे, उसके बाद हम रहने देंगे, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्या है, इलेक्ट्रिक, मेरा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स
फ्लक्स ऑफ ए पॉइंट चार्ज के लिए निकालते हैं। ठीक है, छोटा सा है। देखो, एक मैंने प्लस चार्ज लिया Q, प्लस लिया चार्ज प्लस Q। अब ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ऐसे। ठीक है, तो मेरा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा चारों साइड। अब ड्रॉ नहीं करते इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन आपको पता है ना कि चार्ज है तो उसके अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो मान लेते हैं कि लेट टेकिंग ए सरफेस स्फीयर हम एक सरफेस लेते हैं, मान लेते हैं, लेट मैंने किया। ठीक है, मैं बताऊंगा कि क्यों लिया था मैंने। आपके दिमाग में अभी से आ रहा हो कि सर स्फीयर क्यों लिया, तो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र। ठीक है, तो मैंने एक स्फीयर ले लिया अराउंड, तो ये क्या करेगा, इसके साइड में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा इस सरफेस को। अब इस सरफेस को कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा, यही तो मेरा वो देगा। देगा आपका क्या देगा, ये आपका ये देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सरफेस है, तो ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो सरफेस हो गया आपका, तो ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्रॉस कर रहा है, तो ये सरफेस है। तो सरफेस अगर ऐसा है, तो मैंने एरिया वेक्टर किधर निकाला था, इसके मैंने परपेंडिकुलर निकाला था, तो एरिया वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस, ये सरफेस है, तो इसका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया। तो फ्लक्स आपका क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी, ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कितना हो गया, कॉस 0, कितना हो गया, ई ए। ठीक है, ए हो गया। मान लेते हैं कि इस स्फीयर का रेडियस r है, क्या है, रेडियस आपका r है। तो E क्या होता है, E क्या होता है, E के वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के लिए मैंने कैलकुलेट किया था KQ बाई R, निकाला था KQ बाई R स्क्वायर, निकाला था मैंने KQ बाई R स्क्वायर। तो इसको पुट करो, KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई R स्क्वायर, एरिया पुट करो 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर कैंसिल, K की वैल्यू हम पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 4 पाई कैंसिल। तो फ्लक्स कितना आ गया आपका, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए आ गया, पॉइंट चार्ज के लिए आ गया, पॉइंट चार्ज के लिए आ गया। अब आपको बताता हूं कि आपने सोचा होगा कि सर ने स्फीयर ही क्यों लिया, सोचा ना कि स्फीयर क्यों लिया। तो इसका रीजन है कि जब मैंने यहां पे डिराइव किया, यहां पे आपको कोई ज्योमेट्रिकल वैल्यू दिख रहा है क्या, आर दिख रहा है क्या, लेंथ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है आपका, क्या है, क्यू भी आपका कांस्टेंट है, सिग्मा नॉट भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पे ये जो फॉर्मूला है, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन एनी सरफेस। तो यहां पे ये जो फ्लक्स है, ये किसी भी सरफेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि क्यू क्या है, क्यू एक पॉइंट चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, किसी सरफेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये क्या करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पे मेरा ये समझ में आया आपको, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो आज बार बस यहीं पर रहने देते हैं। हमने पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, इसी तरह 2-3 और एप्लीकेशन देखेंगे, सिंपल हो जाएगा। उसके बाद हम गॉस लॉ की तरफ जाएंगे, और गॉस लॉ से के बाद हम कुछ थ्योरी देखेंगे। उसके बाद मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लास और मैक्सिमम लगने जा रहे हैं आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होने में।
उसके बाद आप कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप रिवीजन करते रहे, अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से देखते जाएं। कोई एडवाइस हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ भी क्वेरी हो आपको, आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या तो इवन कॉल भी कर सकते हैं, या फेसबुक हमारे फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं, या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।